नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 14 दिनों से जारी है। सरकार ने आज किसानों को लिखित प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। इसी के साथ ही किसानों ने 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। आंदोलन के 14वें दिन आया सरकार का प्रस्ताव, किसानों ने खारिज कर दिया है। आंदोलन पूरे देश में न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि और तेज होगा। एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। अडानी अबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहां मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। इससे पहले किसानों ने बैठक की और कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वो नहीं लौटेंगे। किसानों की बैठक के बाद सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, जिसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसका किसान इंतजार कर रहे हों। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बड़े बड़े वायदे किए। एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, एपीएमसी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा, किसानों की जमीन कोई भी छीन नहीं सकता, खरीदार किसान की जमीन में कोई बदलाव नहीं कर सकते, पूरे भुगतान के बिना ठेकेदार अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते। तीनों किसान कानून उनको मंजूर नहीं है। 14 तारीख को देश भर में उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए कहा है लोगों को। 12 तारीख तक उनका कहना है कि जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। उसका अल्टीमेटम 12 तारीख का है। और जो बीजेपी के तमाम विधायक सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वो जहां भी जाएं वहां पर लोग उनका विरोध करें, उनके सामने प्रदर्शन करें और ये सब कुछ शांतिपूर्ण रखें। उधर विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी, शरद पवार से लेकर सीताराम येचुरी तक कई बड़े नेता किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने गए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता, आप हिंदुस्तान हो। किसान नेताओं ने सरकारी प्रस्ताव ठुकरा दिया है, लेकिन सारे रास्ते बंद नहीं किए हैं। उनका कहना है कि दोबारा प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे। दूसरा चैनल विपक्षी नेताओं का भी खुला हुआ है, जो किसानों के साथ मजबूती से दिख रहे हैं। यह सही है कि राष्ट्रपति इस मामले में सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी बात का अपना एक नैतिक वजन होता है। मगर सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति इस मामले में कुछ कहेंगे? नई दिल्ली में कैमरामैन एन रवि और शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनसीबी का दावा है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने सबसे बड़े ड्रग्स सप्लायर को पकड़ा है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। आजम शेख जुम्मन और जैनेंद्र जैन उर्फ रीगल महाकाल दोनों मुंबई बॉलीवुड ड्रग्स नेटवर्क के सबसे बड़े सौदागर बताए जा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अंधेरी मिल्लत नगर में आजम शेख के घर से 5 किलो मलाना क्रीम, जिसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है, अफीम और 81 टैबलेट के साथ 13.5 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। रिजल्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के सामने उसको भी प्रस्तुत किया है। अभी भी सर चल रहा है, बताएंगे आपको थोड़ी देर। जैनेंद्र जैन उर्फ रीगल महाकाल को अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत दी है, जबकि आजम शेख जुम्मन से पूछताछ जारी है।
एनसीबी के मुताबिक आजम हिमाचल प्रदेश से सीधे ड्रग्स मुंबई लाकर उसे मुंबई में बड़े पैडलरों को बेचता है। एनसीबी को आजम के पास से उसके ग्राहकों की एक सूची भी मिली है जिसमें बड़ी हस्तियों का नाम है। खास बात है, आजम ड्रग्स से जुड़ी बातचीत के लिए कोड शब्दों का इस्तेमाल करता था, जैसे मौलाना क्रीम के लिए आइसक्रीम और कोकीन के लिए पत्थर। एनसीबी के मुताबिक 16/20 यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जबकि 26 से भी ज्यादा आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। लेकिन नए दो जो शख्स पकड़ में आए हैं वो रिगल महाकाल और आजम शेख। रिया चक्रवर्ती केस से जुड़े बॉलीवुड ड्रग्स नेटवर्क की ये सबसे अंतिम कड़ी हो सकते हैं। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली है। ग्रामीण इलाकों में मिली इस जीत से बीजेपी बेहद खुश है और खेती के कानूनों पर किसानों की मुहर मान रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसके वोट बढ़े हैं। बीजेपी तो पिछली बार भी जीती थी, इस बार उन्हें भी कामयाबी मिली है। राजस्थान में बीजेपी का अभी खुश होना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। बीजेपी ने भले ही कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती हों, लेकिन 2015 के मुकाबले इस बार उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। इस बार बीजेपी ने जो सीटें जीती उनमें उसका वोट प्रतिशत 6% कम हो सकता है। राजस्थान में 2019 में हुए परिसीमन के बाद 33 जिलों में से 21 जिलों में ही वोटिंग हुई। 2015 में पंचायत समितियों में बीजेपी को 51% सीटों पर सफलता मिली थी, लेकिन इस बार 45% सीटों पर ही सफलता मिली है। अगर बात जिलों की करें तो वहां भी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। बीजेपी ने 2015 में यहां 61% सीटें जीती थी और इस बार उन्होंने करीब 56% सीटें जीती हैं। इस बार दिल्ली के नजदीकी इलाकों में बीजेपी को किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने राजस्थान के नतीजों को कृषि कानूनों पर किसानों की मुहर बताया है। 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के ही थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों की संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। लेकिन इन नतीजों में कई बारीकियां छुपी हुई हैं। राजस्थान में 21 जिला परिषदों में से 13 में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी ये जयपुर, कोटा, जोधपुर आ रहे हैं। 2.5% वोट हमें इनके गढ़ में ज्यादा मिला। जयपुर इनका गढ़, कोटा, जोधपुर, और हम सिटीज में जीते। इससे पहले सारे निकाय चुनाव हम जीते। अभी 11 जिला परिषदों में चुनाव और होने बाकी है। राजस्थान में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन 2015 की तुलना में पार्टी ने इतना अच्छा नहीं किया है जैसे उसने 2015 में किया था। साथ ही कांग्रेस में जो खींचतान है उसका खामियाजा कांग्रेस को पंचायत चुनाव में देखना पड़ा है। सचिन पायलट यहां पर पार्टी अध्यक्ष से और उनके जाने से पार्टी शायद पूरी तरह संभल नहीं पाई है। दूसरी ओर ये भी बात गौर करने की है कि 33 जिलों में से सिर्फ 21 में ही चुनाव हुए हैं, बाकी में अभी चुनाव बाकी है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन के बारे में पूरी दुनिया को बताने के लिए दिल्ली से 64 देशों के राजदूतों को हैदराबाद ले जाया गया है, जहां वो टीका बनाने वाली 2 कंपनियों का दौरा कर रहे हैं। 64 देशों के राजदूत और राजनयिक बुधवार को हैदराबाद पहुंचे, जिनोम घाटी में वैक्सीन हब देखने के लिए। दुनिया भर की 1/3 वैक्सीन यही बनती है। दुनिया भर की 3 में से 2 वैक्सीन भारत से जाती हैं। ये काफी प्रभावशाली था। बायोलॉजिकल ई और भारत बायोटेक कंपनियों का दौरा करने से एक उम्मीद जगी है। मुझे भरोसा है कि हम इस महामारी पर काबू पा लेंगे। इन हाई प्रोफाइल मेहमानों को हैदराबाद के 2 वैक्सीन निर्माताओं भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई के यहाँ ले जाया गया। दोनों अलग अलग कोविड वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। We hope with good data. हमें भरोसा है कि बढ़िया डेटा और सुरक्षा के साथ कोवैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। In the first quarter of next year. भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इंसानों पर तीसरा दौर का परीक्षण चल रहा है। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन इंसानी परीक्षण के पहले और दूसरे दौर में है। जानकारों का कहना है कि भारत से वैक्सीन की निर्यात
अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों में होगी और इंग्रेडिएंट्स आएंगे यूरोप और बाकी देशों से। ये तो साफ है कि हैदराबाद की भूमिका इसमें काफी होगी। हैदराबाद हवाई अड्डे का फर्मा जोन अच्छे भंडारण और वितरण के इंतजाम के लिए पहले से ही WHO की ओर से प्रमाणित है। वहां अब तापमान को लेकर अति संवेदनशील दवाओं और वैक्सीन को बिना कोल्ड चेन तोड़े लाने ले जाने की क्षमता बेहतर करने की तैयारी हो रही है। हैदराबाद से उमा सुधीर, NDTV इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। बारात में पहुंची एक कार कुएं में गिर गई। हादसे में मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हैं। कार में सवार ये लोग एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। कुल 9 लोग इस कार में सवार थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को कुएं से बाहर निकाला। इस हादसे में 9 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। तुम मुझे खून दो, बदले में मैं तुम्हें चिकन या पनीर दूंगा। आखिर मुंबई में ऐसे पोस्टर्स क्यों लगाए जा रहे हैं, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। कोरोना का हॉटस्पॉट रही मुंबई अब खून की भारी किल्लत से गुजर रही है। डॉक्टर्स, मरीज के परिजन सभी परेशान हैं, क्योंकि ब्लड बैंक्स में न सिर्फ दुर्लभ ग्रुप का खून बल्कि आसानी से मिलने वाला ब्लड ग्रुप भी खत्म हो रहा है। और ऐसे हालात में शहर में शिवसेना के पोस्टर्स ने चर्चा बटोरी है, जिसमें लिखा है कि तुम हमें खून दो, बदले में हम तुम्हें चिकन या पनीर देंगे। देखिए पूरी खबर। तुम खून दो, मैं चिकन या पनीर दूंगा। मुंबई में शिवसेना नेता अब रक्तदान के लिए यूं पोस्टर के जरिए लुभा रहे हैं। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि शहर के ब्लड बैंक खून की भारी किल्लत झेल रहे हैं। विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है। इस कोविड की दौर में लोग ब्लड बैंक या ब्लड देने के लिए बहुत कम आते हैं। वो हिसाब से हम लोग ने कुछ अनोखा उपक्रम करने के लिए ये उपक्रम हम लोग ने किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके रक्तदान करें, और रक्तदान करेंगे ही तो किसी की जान बच सकती है। महज चंद दिनों का खून शेष बचा है, इस प्रकार की नौबत आई क्यों? बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, महाराष्ट्र के राजगद्दी पर शिवसेना के नेता स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं। इस किल्लत का कारण महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरह से कोताही है। शहर के ब्लड बैंक्स बताते हैं कि सिर्फ रेयर ब्लड ग्रुप ही नहीं बल्कि आसानी से मिलने वाले ब्लड ग्रुप भी खत्म हैं। हर ब्लड ग्रुप की तकलीफ है। जैसे हमारे एक समय ऐसा था कि हमारे पास O पॉजिटिव, B पॉजिटिव अगर ज्यादा है तो हम क्या करते थे, जो भी कैंप है वहां पे उनका स्क्रीनिंग करके रखते थे, उनका नाम और नंबर लिख के रखते थे कि भाई हमारे पास अभी इतना स्टॉक है तो आप अभी रक्तदान मत कीजिए, जब हमारे पास नहीं होगा तो हम फिर से वैन लेके आएंगे और एक बार छोटा सा कैंप फिर से करेंगे। लेकिन वो पोजीशन अभी मार्च से अभी तक आई नहीं है। आज की तारीख में O और B पॉजिटिव पूरा खत्म हो रहा है। ब्लड डोनेशन अगर ईयर बाय ईयर देखा गया तो तकरीबन मार्च से लेके 35-40% कम हुआ है। मेनली ग्रुप्स इकट्ठा बैठ नहीं रहे या ग्रुप्स इकट्ठा डोनेशंस के लिए आ नहीं रहे। दैट इज द मेन रीजन। इसकी अवेयरनेस न होने के कारण लोग डरे हुए हैं कि प्रिकॉशन न लें और हमें कोविड हो जाए और उसकी वजह से हमारे परिवार में किसी को तकलीफ हो जाए। ये सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का। खून की कमी कैंसर, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ज्यादा चिंताजनक है। कैंसर पेशेंट्स होते हैं या फिर पेशेंट्स लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर हीमोफीलिया वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, इन लोगों को ऑन एन मंथली बेसिस रेगुलर ब्लड यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। इन पेशेंट्स को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं बिकॉज रेगुलर ब्लड डोनर्स जो पहले आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं। लाइक हमने एग्रेसिव डोनर कॉलिंग करना शुरू किया है। जो पहले डोनर्स आते थे उनको कॉल करके रिमाइंड करने लगे हैं। हमने एग्रेसिवली ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इवन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कोविड के खौफ से ऊपर उठकर जो मुंबईकर रक्तदान कर रहे हैं, वो लोगों से आगे बढ़कर खून दान करने की अपील कर रहे हैं। ब्लड डोनेट करो, हम एक जन ब्लड देगा तो और किसी की जान बचेगी। अगर हम ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे तो बाकी जान कैसे बचेगी? This is the time we have to come together and fight for it. Let's do it together. मुंबई से सुनील सिंह और गणेश परब के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।
और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भारी बर्फबारी देखने को मिली। लाहौल स्पीति में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर बर्फबारी हुई, जिसके बाद नॉर्थ पोर्टल बंद कर दिया गया। लेह हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12 दिसंबर को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।